आपको बताए थे कि तंत्रिका उत्तक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कौन सा किसमें कोशिका का विभाजन नहीं होगा? तंत्रिका में। तंत्रिका की उत्तक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कोशिका का विभाजन तंत्रिका उत्तक में इसलिए नहीं होता है, वहां पर क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? क्यों नहीं होता? सेंट्रोसोम तारकाय नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम तारकाय नहीं पाया जाता, इसलिए कोशिका विभाजन वहां पर संभव नहीं होता है। ठीक है, कहाँ नहीं संभव होगा? सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में होता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। बताएगा तंत्रिका उत्तक की कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका उत्तक की कोशिका के न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक की कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और बताना है कि जीवों के मस्तिष्क बोलिए देते हैं मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिकाएं उत्तक से क्या होता है? बना होता है। कौन सा उत्तक से बना रहेगा? तंत्रिका उत्तक से। कौन सा उत्तक से? तंत्रिका उत्तक से ही बना रहता है। ठीक है, मनुष्य का मस्तिष्क कौन सा उत्तक से बना होता है? तंत्रिका उत्तक से। तो इतना हो गया था लास्ट। और संवेदन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में कौन मदद करता है? तंत्रिका उत्तक। हाँ, संदेश भेजना है, संदेश सूचना भेजना है तो कौन उत्तक भेजेगा? तंत्रिका उत्तक। कौन भेजता है? तंत्रिका उत्तक। और इस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। चलिए आइए, कितना ऑब्जेक्टिव दिए थे? लगभग 28। अभी टाइम है तो पूछ लेते हैं। चलिए बताएगा कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, कार्य में भी समान और किसमें समान? उत्पत्ति में भी समान। अगर कार्य समान कर रहा है, उत्पत्ति भी समान रूप से, तो उसे क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। आपको बताना होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। हाँ, बताना है कि समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्य को संपादित करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। जी, क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अभी बताएं कि समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाले कोशिका को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। दूसरा है कि उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीव में पाया जाता है। उत्तक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे में देखिएगा पोरीफायरा का नाम सुने हैं? पोरीफायरा बहुकोशिकीय है। पोरीफायरा क्या है? बहुकोशिकीय है। और पोरीफायरा बहुकोशिकीय होने के कारण इसमें उत्तक नहीं पाया जाता है। ठीक है, बहुकोशिकीय है। पोरीफायरा क्या है? बहुकोशिकीय, लेकिन इसमें उत्तक नहीं पाया जाता है। और एक कोशिका में उत्तक कैसे होगा? एक कोशिका में उत्तक नहीं ना रहता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। बिल्कुल, पादप और जंतु में दोनों में क्या पाया जाता है? उत्तक पाया जाता है, लेकिन दोनों में कार्य क्या है? अलग अलग बताए थे। ठीक है, चलिए बताना है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मेयर किया था। बिल्कुल सही है। आगे बताएगा कि पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर दोनों के उत्तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? बताए थे कि पौधे की कोशिका जंतु की कोशिका दोनों क्या रहता है? एक समान रहता है। कोशिका एक समान रहता है, लेकिन उत्तक एक दूसरे से क्या रहता है? फिर कोशिका एक समान, लेकिन उत्तक क्या रहता है? बताए थे जी, शुरू बताए थे कि पौधे और पेड़ पौधा और जंतु का कोशिका समान रहता है, लेकिन उत्तक क्या रहता है? भिन्न रहता है, क्योंकि अलग अलग कोशिका। देखिए, पेड़ पौधा में अलग काम है, पेड़ पौधा का अलग काम है, और जंतु में अलग काम है। जंतु के उत्तक में आपको चलने फिरने का आजादी दिया गया है। ठीक है, और पेड़ पौधा एक जगह पर रहता है। और देखिए, पेड़ पौधा की कोशिका जो होता है वो काफी दिन तक विभाजित होते रहता है, काफी उसका एज भी होता है, इसलिए उसका उत्तक का भी एज क्या रहता है? अधिक रहता है। इसलिए कोशिका समान उत्तक अलग। तो उसी को यहाँ पर ऑप्शन हम देंगे। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पौधा तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर दोनों उत्तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि
पौधे में कोई गति नहीं होता है जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर त्वरित होते हैं। सही बात है। अभी बताएं कि अभी बताएं कि जंतु की कोशिका और आपको पेड़ पौधा की कोशिका दोनों समान होता है, लेकिन उत्तक क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि मानव में चलने फिरने की आजादी होती है और पेड़ पौधा में चलने फिरने की आजादी नहीं होती है। ठीक है, तो एक नंबर क्या हो जाएगा, सही होगा। दूसरा कह रहा है कि पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। कह रहा है पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में रहता है। जंतुओं में वृद्धि एक रूप से रहता है। क्या कह रहा है कि पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में जो वृद्धि होता है वो एक रूप में होता है। सही बात है, जंतुओं में वृद्धि जो होता है वो एक रूप में होता है, लेकिन पौधे में कुछ ही क्षेत्रों तक समान रहता है। जैसे मैं आपको बता दें, पार्श्व विभज्योतक का नाम सुने। पार्श्व विभज्योतक विभाजित होते 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 कोर का निर्माण कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। बताए थे ना, तो क्या होगा, ये सही होगा। क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है जंतु तथा पौधे के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होता है। सही बात है, जंतु का और पेड़ पौधा की कोशिका बनावट एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। चलिए ठीक, इसमें सभी सही होगा। उसके बाद हिस्टोलॉजी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया, तो बताए थे मेयर। उसके बाद आगे बताएगा कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक, याद रखना, अनेकों कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, उत्तक। उसके बाद बनेगा अंग, उसके बाद बनेगा अंग तंत्र, उसके बाद बनेगा शरीर। क्या बनेगा, शरीर। क्या बनेगा, शरीर। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर का निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइएगा, किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाई जाती है। किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाई जाती है। कोई एक कह रहा है कि किसी एक उत्तक में एक ही आकार का कोशिका पाई जाता है। उत्तक का निर्माण एक आकार का कोशिका से होता है। कितना बार बताएं, एक ही आकार का, उसमें एक आकार का कार्य भी होना चाहिए। ठीक है, सही है कि किसी एक उत्तक में एक ही आकार की एवं उसकी एक ही विशेषता होनी चाहिए कोशिका का, तभी उत्तक कहलाएगा। क्या है, सही है। तो उसके बाद नेक्स्ट बताएगा कि कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिका, कह रहा है कि कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिका होती है। कुछ उत्तक में अलग, कह रहा है कुछ उत्तक में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिका होती है। मतलब कुछ उत्तक में विभिन्न आकार की होती है कोशिका। हाँ, विभिन्न आकार का होता है। क्या होता है, बताएं अभी, कौन सा, जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम लीजिए, नहीं जाइलम फ्लोएम को लीजिए एग्जांपल। जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। बताए थे ना, तो सही है या सही है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, पादपों में विभज्योतकी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पादपों में विभज्योतकी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन बताते हैं, आप लोग टिक लगाइएगा। बताना है कि ये मृत और काष्ठ के रूप में परिवर्तित होता है। पार्श्व विभज्योति उत्तक मृत रहता है, पार्श्व विभज्योति उत्तक मृत रहता है। बताइए, पादपों में जो विभज्योतकी उत्तक रहता है वो मृत रहता है। नहीं, विभज्योतकी उत्तक तो क्या करता है, विभाजन करने का काम करता है। क्या करता है, विभाजन करेगा। ये क्या रहेगा, जीवित रहेगा। गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, विभज्योतकी उत्तक के बारे में ही कह रहा है कि अपनी मोटी हो चुकी विभक्तियों के कारण ये पादप को लचीलापन प्रदान करता है। मतलब कहने का है कि विभज्योतकी उत्तक का काम पादप के लचीलापन को प्रदान करना। विभज्योतकी उत्तक पादप को लचीलापन प्रदान करता है। नहीं, कौन करता है, कोलेनकाइमा। बताए थे ना, पादप में लचीलापन प्रदान करता है। कौन सा, कोलेनकाइमा। पादप में लचीलापन प्रदान करता है। कौन सा, कोलेनकाइमा। देरी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विभज्योतकी उत्तक के बारे में कह रहा है कि ये केवल किसी वृक्ष के छाल में होता है। बताइए, विभज्योतकी उत्तक किसी वृक्ष के छाल में होता है, विभज्योतकी उत्तक वृक्ष के छाल में होता है? नहीं, ये सभी जगह होता है। छाल में रहता है कोर्क,
छाल में क्या रहता है? कोर। जब पार्श्व विभज्योति उत्तक, जब पार्श्व विभज्योति उत्तक में विभाजन होते गया उसका कोशिका क्या जाता है? पूरा विभाजित होते होते मर जाता है, वही कोर का निर्माण कर लेता है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो याद रखना है। और विभज्योति उत्तक सभी जगह पाया जाएगा जी, विभज्योति उत्तक सभी जगह पाया जाएगा, तो ना विभाजन करेगा, सभी जगह पाया जाता है विभज्योति उत्तक। लेकिन कोर्क, और ये बात जो बोला है कि ये केवल किसी वृक्ष का छाल में रहता है, छाल में क्या रहता है? कोर्क रहता है। क्या रहता है? कोर्क। छाल में क्या रहता है? कोर्क रहता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, छाल में क्या रहता है? कोर्क रहता है। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है विभज्योति उत्तक के बारे में कह रहा है, सुनो जी। विभज्योति उत्तक के बारे में कह रहा है कि इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होता है। बिल्कुल सही है। और पादपों में वृद्धि होना और लंबाई बढ़ना प्राथमिक शीर्ष विभज्योति उत्तक के कारण होता है, और कहता है उसको प्राथमिक वृद्धि। पौधे की लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि, मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि। मोटाई बढ़ना, ठीक है, मोटाई बढ़ना पार्श्व विभज्योति उत्तक के कारण। चलिए ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव पूरा बना लेना है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के विभज्योति उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? विभज्योति उत्तक के बारे में कह रहा है कौन सही नहीं है, सही नहीं, कौन गलत है और कौन गलत है, ठीक है, बताएगा। पार्श्व यानी विभज्योति उत्तक के बारे में हम यहाँ पर ऑप्शन देंगे। कह रहा देखिए, कह रहा है कि विभज्योति उत्तक जीवित कोशिकाओं से बना होता है। विभज्योति उत्तक जीवित कोशिका से बना होता है। बिल्कुल सही है, जीवित कोशिका से बना होता है। इसमें विभाजन की क्षमता होता है, बिल्कुल विभाजन की क्षमता होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विभज्योति उत्तक के कोशिकाओं के राजधानी बहुत बड़ी बड़ी होती है। इसमें राजधानी बहुत होबे नहीं करता है, इसमें नहीं के बराबर, राजधानी नहीं के बराबर, राजधानी नहीं के बराबर होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद कह रहा है कि विभज्योति उत्तक की कोशिका के केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। हाँ, विभज्योति उत्तक की कोशिका जो होता है ना, उसका केंद्रक बड़ा बड़ा होता है। विभज्योति उत्तक की कोशिका जो होता है क्या होता है? उसका केंद्रक बड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है, इसलिए विभाजन करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि विभज्योति कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफी अधिक रहता है। कह रहा है विभज्योति उत्तक के कोशिकाओं में विभज्योति उत्तक की कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा अधिक होता है। हाँ बिल्कुल रहेगा। इसमें कोशिका विभज्योति उत्तक जो है उसके कोशिकाओं में कोशिका उत्तक की मात्रा अधिक रहती है, कोशिका उत्तक की मात्रा अधिक रहती है। चलिए ठीक है, बिल्कुल, लेकिन राजधानी नहीं पाया जाता, राजधानी नहीं पाया जाता। चलिए ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर प्रश्न है कि शीर्ष विभज्योति उत्तक उत्तरदायी होता है किसके लिए? शीर्ष विभज्योति उत्तक का काम क्या है? लंबाई। हाँ, लंबाई में क्या करना? वृद्धि करना, लंबाई में वृद्धि करना। चलिए नेक्स्ट है कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा होगा? हाँ, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन अनुसार, देखिए ऑप्शन में कुछ अलग चीज दिया हुआ है, हो सकता है इसी भी ऑप्शन में दे दे। देखिए कह रहा है कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है कि लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए और मृदुत्तक में वृद्धि के लिए। उसके बाद बलकुट में वृद्धि के लिए, लंबाई में वृद्धि करेगा। हाँ, प्राथमिक वृद्धि क्या करेगा? लंबाई में वृद्धि, और लंबाई में वृद्धि करता है एपिकल मेरिस्मेटिज्म, एपिकल मेरिस्मेटिक शीर्ष विभज्योति उत्तक। नेक्स्ट है वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज? शीर्ष विभज्योति उत्तक होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि संवहन उत्तक में उपस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे में कौन सा कैम्बियम उत्तक का उदाहरण है? कैम्बियम उत्तक। पार्श्व विभज्योति उत्तक क्या कहते हैं? कैम्बियम उत्तक। थ्योरी हम बता रहे थे, वहां पर बताए थे कि पार्श्व विभज्योति उत्तक को क्या बोलते हैं? कैम्बियम उत्तक। और कैम्बियम उत्तक छाल के नीचे, कैम्बियम उत्तक कहाँ पाया जाता है? छाल के नीचे पाया जाता है, साढ़ में पाया जाता है ना, बताए थे कैम्बियम उत्तक। कौन सा उत्तक? कैम्बियम उत्तक। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए पार्श्व विभज्योति उत्तक जो है ना, पार्श्व विभज्योति उत्तक अपना विभाजन की क्षमता खो देता है ना, तो निर्माण हो जाता है कैम्बियम उत्तक का। कौन सा उत्तक का? एक प्रश्न यहाँ से इस तरह से बन जाएगा कि पार्श्व विभज्योति उत्तक जब विभाजन की क्षमता खो देता है, कौन सा उत्तक का निर्माण होता है? कैम्बियम उत्तक। और बोल सकते हैं कि पार्श्व विभज्योति उत्तक ही कैम्बियम उत्तक के नाम से भी जाना जाता है, चलिए ठीक है। उसके बाद बताएगा वह उत्तक जो द्वितीय विभेदक के लिए उत्तरदायी है। पार्श्व विभज्योति उत्तक, उसी को बोल सकते हैं कैम्बियम उत्तक।
कैम्बियम उत्तक, दोनों ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, कैम्बियम उत्तक है इसलिए बोले। नेक्स्ट है कि किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? कौन सा होगा? पार्श्व विभज्योति उत्तक, हाँ लेटरल कहेंगे ना, लेटरल मेरिस्मेटिज्म, लेटरल मेरिस्मेटिज्म, लेटरल मेरिस्मेटिज्म, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, इसमें कौन सा कथन सही है? देखिएगा, पौधे के अस्थायी उत्तक के कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती। पौधे के अस्थायी उत्तक के कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अस्थायी उत्तक में विभाजन होता है तो सही नहीं जी। पूछ रहे थे कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए, कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन था कि पौधे के अस्थायी उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अस्थायी उत्तक में होता है? नहीं होता है। अस्थायी उत्तक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होता, वो अस्थायी हो जाता है। ठीक है, चलिए बताए थे कि आपको विभाजक की उत्तक ही लास्ट में क्या होता है? अस्थायी उत्तक बनता है, बताए थे ना जी, जब थ्योरी में बता रहे थे वहां पर बताए थे। देखिए जिसको कहते हैं, देखिए विभज्योति उत्तक के बारे में बताए थे कि अस्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है, साधारण उत्तक और उसके बाद होता है जटिल उत्तक। उसी समय बताए थे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विभज्योति उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी उत्तक का निर्माण। विभज्योति उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी उत्तक बनता है। विभज्योति उत्तक के बाद क्या बनेगा? यहाँ पर बन गया, वही बात हम बोलना चाह रहे हैं, वही बात बोल दिया यहाँ पे। अभी बताएं कि विभज्योति उत्तक ही लास्ट में क्या बनता है? अस्थायी उत्तक। विभज्योति उत्तक लास्ट में क्या बनता है? अस्थायी उत्तक। दोनों बात क्या है? सही है। क्या है? सही है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा, एक बीज पत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि इसमें नहीं होता है। इसमें आपको देखिए, कारण द्वितीयक वृद्धि है मोटाई। द्वितीयक वृद्धि मतलब समझ सकते हैं, मोटाई। हाँ, तो कारण एक बीज पत्री तने में द्वितीयक वृद्धि यानी मोटाई में वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि इसमें कैम्बियन उत्तक नहीं पाया जाता है। एक बीज पत्री पौधे में कैम्बियन उत्तक, यहाँ से भी पूछ सकता है कि एक बीज पत्री पौधा में क्या नहीं पाया जाएगा? कैम्बियम उत्तक नहीं पाया जाएगा, कैम्बियम उत्तक नहीं पाया जाता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभज्योति कहते हैं? निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभज्योति कहते हैं? तो देखिएगा, किसे प्राथमिक विभज्योति कहते हैं? ऑप्शन है शीर्ष विभज्योति उत्तक, पार्श्व विभज्योति उत्तक, अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक। लेकिन यहाँ पर देखिए, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, पूरा पढ़े लीजिए। कारण निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभज्योति उत्तक कहते हैं? क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभिक में बनते हैं और प्राथमिक पादप के शरीर बनाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जिसमें पेड़ पौधा अगर छोटा है, जिसमें पेड़ पौधा उगा, उस समय उसमें वृद्धि करने के लिए आपको उसका मोटाई भी वृद्धि जरूरी है और उसके लंबाई भी वृद्धि जरूरी है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, इसमें अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक और पार्श्व शीर्ष विभज्योति उत्तक दोनों हो जाएगा। अंतर्वेशी और शीर्ष, अंतर्वेशी और जो है शीर्ष, अंतर्वेशी और शीर्ष ना जी, अंतर्वेशी और शीर्ष विभज्योति उत्तक दोनों हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताएगा कि संवहन उत्तक का निर्माण किस विभज्योति द्वारा होता है? संवहन उत्तक का निर्माण किस विभज्योति उत्तक के द्वारा होता है? पार्श्व विभज्योति उत्तक। किसके द्वारा होता है? पार्श्व विभज्योति उत्तक के द्वारा किसका निर्माण होता है? संवहन। किसका? संवहन। किसका? संवहन। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आगे बताएगा कि मृदोत्तक, सॉरी पेरेनकाइमा बोल सकते हैं, पेरेनकाइमा बोलते हैं, पेरेनकाइमा किस प्रकार के उत्तक है? सरल, जटिल, विभज्योति, इनमें से सभी। सरल कैसा होगा? सरल, बिल्कुल से नॉर्मल है। पेरेनकाइमा कैसा है? नॉर्मल। कैसा है? नॉर्मल है, सिंपल टिश्यू है। जटिल होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, आगे बताएगा निम्नलिखित में किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है? कौन सा उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाता है? बोल रहे ऑप्शन, मृदुत्तक, दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक। देखिए यहाँ पर दिया मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। तो एक तो अभी बताया कि मृदुत्तक जो होगा, यहाँ पर मृदुत्तक पेरेनकाइमा, ठीक है। और स्थूल कोण उत्तक भी एक प्रकार का क्या जीवित है?
उसको बोलेंगे पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और अस्क्रेन कायमा। ठीक है, अस्थूल कौन उत्तक होता है, कोलन कायमा। अस्थूल कौन उत्तर होता है, अस्थूल कौन उत्तर कोलन कायमा। और एक होता है अस्क्लेरेन कायमा। अस्क्लेरेन कायमा क्या रहता है, मिलित रहता है ना। अस्क्लेरेन कायमा मिलित रहता है क्योंकि अस्क्लेरेन कायमा ही नारियल के ऊपरी भाग पर रहता है, शरीर में मिलित रहता है। तो सही हो जाएगा इसमें मृदुत्तक और अस्थूल कौन उत्तक। ठीक है, परेन कायमा और कोलेन कायमा। परेन कायमा कोलेन कायमा कैसा रहता है, जीवित रहता है। परेन कायमा कोलेन कायमा की कोशिका कैसा रहता है, जीवित रहता है। और जो है अस्क्लेरेन कायमा जिसे कहते हैं दृढ़ उत्तक, वो कठोर रहता है, उसका कोशिका मृत रहता है। किसी भी अपना शरीर में देखेगा जिसका कोशिका मृत है वो क्या है, काफी ज्यादा कठोर रहता है। क्या रहता है, कठोर रहता है। आगे बताएगा कि वायु उत्तक, वायु उत्तक किन पौधे में पाया जाता है, वायु उत्तक किन पौधे में पाया जाता है, जलीय पौधा में। वायु उत्तक किसे पाया जाता है, किसे पाया जाता है, जलीय पौधा में पाया जाता है। क्या चीज बताएगा आगे यहाँ से कि मृदुत्तक का मुख्य कार्य क्या है, बताए थे। मृदुत्तक का कार्य है हाँ, भोज पदार्थ को क्या करना, संग्रह करना। मृदुत्तक का काम है भोज पदार्थ को संग्रह करना, ठीक, याद रखना है। और आपको पता होगा कि परेन कायमा ही वायु कोशिका में बदलता है। बताए थे कि पेड़ पौधा में औसा पेड़ जो पौधा जो जल में रहता है, जल में उसको तैरने में मदद करता है। परेन कायमा बदल जाता है वायु तक में, जिसे कहते हैं एरियन कायमा। क्या कहते हैं, एरियन कायमा पौधे को क्या करता है, पानी में तैरवाता है। पानी में पेड़ पौधा तैरता है जी, कौन तैरवाता है, एरियन कायमा। और कौन बनता है, पेरियन कायमा ही वायु तक में बदल जाता है। पेरियन कायमा वायु तक में बदल जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है कि जलोलभिद मतलब हाइड्रोफाइट हो जाएगा ना। जलोलभिद मतलब जल में उगने वाला पौधा कह रहा है। जलोलभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है, वायु तक के कारण। इसके कारण वायु तक के कारण तैरता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट बताएगा, बताना है कि शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूरजमुखी कद्दू को लचीलापन प्रदान करता है। लचीलापन कौन सा उत्तक, हाँ, अस्थूल कौन उत्तक जिसे कहते हैं कोलेन कायमा। अस्थूल कौन उत्तक को कहते हैं कोलेन कायमा। क्या करता है, लचीलापन क्या प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है, बताएगा। जड़ में देखिएगा, कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है, ऑप्शन दे रहे हैं, नहीं रहता। देखिएगा, कारण मृदुत्तक, दृढ़ उत्तक और वायु उत्तक और अस्थूल कौन उत्तक। अस्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा नहीं रहेगा ना। अस्क्लेरेन कायमा किसको कहते हैं, अस्क्लेरेन कायमा कहते हैं दृढ़ उत्तक को। ठीक है, दृढ़ उत्तक को। यहाँ पर हो जाएगा आपको अस्थूल कौन उत्तक। देखिए, वायु उत्तक, अस्थूल कौन उत्तक क्या कहते हैं, कोलेन कायमा कहते हैं। तो अस्थूल कौन उत्तक नहीं रहता है जड़ में, अस्थूल कौन उत्तक उपस्थित नहीं रहता। उसके अलावा आपको मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक और वायु उत्तक। वायु उत्तक के बारे में बताए थे कि वायु उत्तक जड़ में रहता है, उसको तैरने में मदद करता है। ठीक है, याद रखना, इसमें अस्थूल कौन उत्तक जड़ में नहीं रहता, जड़ में नहीं रहता। और एक लास्ट बताएगा कि निम्नलिखित में किस उत्तक के कोशिका की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। लिग्निन के कारण दृढ़ उत्तक जो होता है वो लिग्निन के कारण उसके कोशिका क्या हो जाती है, मोटी। अस्क्लेरेन कायमा की कोशिका क्या हो जाती है, मोटी होती है। और बताए थे, जिसमें थ्योरी करवा रहे थे उसमें बताए थे कि अस्क्लेरेन कायमा की कोशिका में पाया जाता है लिग्निन नामक प्रोटीन। क्या पाया जाता है, लिग्निन। ठीक है,